बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीआईए के पायलट्स के लाइसेंसेस के मामले की। पीआईए के कितने पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं, किसी को नहीं पता। पीआईए के कितने पायलट्स को ग्राउंड किया गया, किसी को कुछ नहीं पता। किसी पायलट को ग्राउंड किया भी गया है या नहीं, ये भी वाजे नहीं। इतनी सारी गैर वाजे बातों के बावजूद जो बात वाजे है वो ये है कि वफाकी वजीर बराए हवाबाजी ने 264 कमर्शियल पायलट्स के लाइसेंस को जाली करार दे दिया। इस इंकशाफ के बाद मुबैना तौर पर पीआईए इंतजामिया ने मुश्तबा लाइसेंस के इल्जाम में 150 पायलट्स को ग्राउंड करने का ऐलान भी कर दिया। किसे ग्राउंड किया ये किसी को नहीं पता, इसलिए कि ऐसी कोई फहरिस्त बनी ही नहीं। मामला क्या है बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे रावलपिंडी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं पास हो रहा, पहले बता रहे हैं, और दो तीन अपने घरों में क्वार्टर लाट करके और दो तीन लड़कों को नौकरियां करा के ये करना कि भाई सो मेरिट इज गोइंग टू, नया सिस्टम भी आ सकता है। रेलवे का सारा निज़ाम बदल देंगे, सारा निज़ाम बदल देंगे रेलवे का, कि ये लोग जो कब्ज़ा ग्रुप आके बढ़ जाते हैं अंदर और रिटायर होते हैं, और सो एक नया निज़ाम रेलवे में लाएंगे, मेरिट का निज़ाम, और 1 लाख नौकरियों का मैं ऐलान कर रहा हूँ। मैंने तजवीज़ दी है, बढ़नी चाहिए, मैं बढ़ा तो नहीं सकता रेलवे का, ज़रूर करूँगा। बाबा छोड़ो सरदार, आवाम को सब कुछ पता है क्या करना चाहिए। मेरी तरफ देखे और इबरत हासिल करे, अल्लाह से मदद मांगे, मेरी तरफ देखें आप, और ये देखें कि मुझ पे 4 खुदकुश हमले हुए, मैंने कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। 21 दिन मैं अस्पताल में रहा हूँ, मेरा टिया पांचा हिल गया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू। और अभी आपको बताएं, साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन कराची में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। तबीयत ख़राब होने पर उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां सांस की तकलीफ़ के बायस वो कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थे। सैयद मुनव्वर हसन अगस्त 1941 को दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद इखलाक हुसैन दिल्ली के MB हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। तकसीम के वक्त उनका ख़ानदान पहले लाहौर आया और फिर कराची मुंतकिल हो गया। मुनव्वर हसन ने 60 की दिहाई में कराची यूनिवर्सिटी से समाजियात और इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया। वो 2008 से 2013 तक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, 1993 से 2008 तक सेक्रेटरी जनरल और 1989 से 1991 तक अमीर जमात इस्लामी कराची और 12 साल तक सेक्रेटरी जनरल रहे। उन्होंने पसमानदगान में बेवा आयशा मुनव्वर, बेटे तलहा मुनव्वर, 2 भाई और दुनिया भर में तहरीक इस्लामी के लाखों शहदाइयों को सोगवार छोड़ा है। उनकी नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड और तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में की जाएगी। साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन के इंतकाल पर सियासी शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सीनियर वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान, सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली ने मुनव्वर हसन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। ताज़ियती पैगामात में सियासी शख्सियात का कहना था कि सैयद मुनव्वर हसन एक इनकलाबी और मुतहरिक शख्सियत के मालिक थे। वो इस्लामी निज़ाम के क़याम और इक़ामत दीन के लिए सरगर्म अमल रहे। उनकी दीनी, मिली और कौमी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, भारतीय हुक्काम ने वाहगा के रास्ते भारत जाने वाले कश्मीरियों से इम्तियाजी सलूक का सिलसिला जारी है। एक कश्मीरी शहरी के मुताबिक वाहगा के रास्ते वापस जाने वाले कश्मीरियों को अटारी पर 3 घंटे रोके जाने के बाद टूटी फूटी बसों में सवार कराया गया। कल सुबह से अब तक ना तो वॉशरूम जाने दिया गया और ना ही उनके लिए खाने पीने और पानी का कोई बंदोबस्त किया गया। भूख, प्यास और गर्मी से एक कश्मीरी शहरी बेहोश हो गया। कश्मीरियों के मुताबिक उन्हें कश्मीरी होने की सजा दी जा रही है।
भारतीय सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके जंग बंदी मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने 25 जून को कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे 28 साला मदीहा हफीज शदीद जख्मी हुई। पाकिस्तान ने भारतीय फोर्सेज की तरफ से शहरी आबादियों को जानबूझकर निशाना बनाने की मजम्मत की। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करंतना में एहतियाती तदाबीर की खुद धज्जियां उड़ा दी। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले खिलाड़ियों का घरों पर टेस्ट नहीं हुआ। लाहौर के क्रिकेटर्स शौकत खानम अस्पताल दूसरा टेस्ट देने घरों से बाहर निकले, जबकि रावलपिंडी के क्रिकेटर्स टेस्ट देने शौकत खानम अस्पताल पेशावर गए। और इसी पर मजीद जानते हैं प्रोग्राम स्कोर के एंकर सैयद याहिया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। याहिया, कहिएगा क्या पता चला है, कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले खिलाड़ियों का घरों पर टेस्ट क्यों नहीं किया? जी मुबशिर, ये बिल्कुल बड़ी हैरानकुन बात है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 10 क्रिकेटर्स का जो कि इंग्लैंड के लिए मुंतखब हुए थे, उन्होंने 30 खिलाड़ियों में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था और उसके बाद उन खिलाड़ियों को आइसोलेट होने के लिए कहा गया था। और आज वो खिलाड़ी अपना दूसरा टेस्ट देने के लिए आइसोलेशन खत्म करके अपने घरों से बाहर निकले। हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ क्रिकेटर्स ऑफिशियल जो है इंग्लैंड रवाना हो रहे हैं 28 तारीख को, वो इस वक्त लाहौर के एक मुकामी होटल में मौजूद है और आज उनका दूसरा कोरोना टेस्ट जो है वो मुकामी होटल में हुआ। लेकिन जो लोग लाहौर में अपने घरों में ठहरे हुए हैं वो हॉस्पिटल टेस्ट देने के लिए गए और जो खिलाड़ी पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं वो टेस्ट देने के लिए पेशावर में गए, क्योंकि इस्लामाबाद पिंडी में शौकत खानम अस्पताल मौजूद है। और यूं एहतियाती तदाबीर की खुद ही धज्जियां उड़ा दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। करंतना में मौजूद खिलाड़ियों के हवाले से आपने अपडेट किया, याहिया हुसैनी, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक कहते हैं कि जिन खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था उन्हें पीसीबी ने अकेला छोड़ दिया। क्रिकेटर्स को घर भेजने के बजाय पीसीबी को उनकी खुद देखभाल करनी चाहिए थी। पीसीबी का ये तरीक़ाकार गलत है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद हफीज़ को अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए थी, उन्हें पहले पीसीबी से रब्ता करना चाहिए था। मोहम्मद हफीज़ के अमल से दुनिया में पाकिस्तान की जगह घसाई हुई। हफीज़ ने अपना दूसरी लैब से जिससे करवाया था, तो अगर उसका नेगेटिव आ गया था तो मेरे ख्याल में उसको सारों से पहले बोर्ड से बात करनी चाहिए थी, बोर्ड को बताना चाहिए था। क्योंकि इसलिए कि जी अब है ना, बहुत सारे लोगों ने हमारे पे सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जिनका पॉजिटिव आया है उनको बोर्ड ने ना छोड़ दिया कि जी वो अपने घरों पे रहें। इन प्लेयर्स को ना घर नहीं भेजना चाहिए था, इनको आपको अपने पास रह के ना इनका आपको लुक आफ्टर करना चाहिए था। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर कल से एहतजाज जारी है। तफसीलात बता रही हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमैमा मलिक। जी बिल्कुल, सिंध असम्बली के बाहर जो है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ से एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज का मकसद ये है कि बजट के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जो तजावीज़ दी गई थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इस वक्त हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर कुंवर नवीद मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आपके मुतालबात क्या हैं और एहतजाज कब तक जारी रहेगा? हम असम्बली में तो इसके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन असम्बली से मायूस होकर अब हम रोड के ऊपर इसलिए आकर बैठ गए हैं, ये धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि ताकि हम मीडिया के ज़रिए जो इस हुकूमत की, जो मुतासिब हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत की जो जुल्म जाती हैं उससे पूरे पाकिस्तान को के आवाम को आगाह करें। और अगर यही सिलसिला रहा तो हम मजबूर होंगे कि हम कराची के और सिंध के आवाम को भी कॉल दें कि वो हमारे इस एहतजाज में शरीक हों। बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान का यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात हुकूमत से नहीं मानती है, बजट के अंदर उनकी तजावीज़ को शामिल नहीं किया जाता है, कराची और हैदराबाद के लिए जो नए मंसूबे हैं या जो नई स्कीमें हैं वो शुरू नहीं की जाती हैं, उस वक्त तक जो है इनका एहतजाज जारी रहेगा। और अगर मुतालबात जल्द अज जल्द नहीं माने गए तो एहतजाज का दायरा कार भी जो है वो बढ़ाया जा सकता है। जी अहम खबर दें आपको, तर्जुमान वज़ारत तवानाई का कहना है कि वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को मजीद 500 मेगावाट बिजली फराहम के लिए तैयार है कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम मजीद बिजली लेने की सकत ही नहीं रखता। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। जी सैफ। जी बिल्कुल, आज वजारत तवानाई के तर्जमान की तरफ से जो इस वक्त कराची में बदतरीन लोड शेडिंग चल रही है उस हवाले से उनका ये कहना था कि इस वक्त जो है कि इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से 800 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। ताहम इस वक्त भी अगर के इलेक्ट्रिक चाहे तो उसको 500 मेगावाट मजीद बिजली फराहम की जा सकती है। साथ ही तर्जमान ने कहा कि के इलेक्ट्रिक का जो बुनियादी मसला है कि उसका जो सिस्टम है उस पर सरमायाकारी नहीं की गई, उसको अपग्रेड नहीं किया गया, उस सिस्टम में इतनी गुंजाइश नहीं
کہ مزید بجلی کو اٹھا سکے. تو انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے اس کے پاور پلانٹس کو فیول کی جو فراہمی ہے اس حوالے سے جو خبریں جو تھیں ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے. ترجمان نے وضاحت کی ہے کہ وفاقی حکومت بھی اس سے قبل 1100 میگا واٹ مزید بجلی جو ہے کہ الیکٹرا کو دینے کی منظوری دے چکی ہے، لیکن مسئلہ وہی آڑے آتا ہے کہ الیکٹرا کا سسٹم یہ جو بجلی مزید اٹھانے کی سخت نہیں رکھتا. تاہم ایک یہ کہا گیا ہے کہ جو مجموعی طور پر اس وقت ملک میں فرنس آئل پیدا ہوتا ہے اس کا 80% جو فرنس آئل وزارت پیٹرولیم نے انتظامات کیے ہیں کہ یہ فراہم کر دی جائے کہ الیکٹرا کو. اس کے ساتھ ساتھ 30,000 ٹن جو ہے مزید جو مختلف پاور پلانٹس کے پاس ان کے جو ذخائر میں جو فرنس آئل پڑا تھا وہ بھی انتظامات کیے گئے ہیں کہ الیکٹرک کو اس کے جو پاور پلانٹس ہیں پوری صلاحیت کے ساتھ چلانے کے لیے فراہم کر دیا جائے. جی بہت شکریہ آپ کا سیف الرحمان، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا.